हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे अरविंद घोष के राजनीतिक विचार। पीछे एक क्लास आई थी, एक पार्ट हमने इसका कर लिया है जिसमें कि हमने इसके 7 पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं कि अरविंद घोष के राजनीतिक विचार, उनकी राजनीति के बारे में क्या क्या विचार थे। तो ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इनके राजनीतिक विचार कब से कब तक थे। तो ये 1905 से जो है सक्रिय रूप से, या 1906 से इन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लिया था अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर। फिर उन्होंने 1906 से 1910 तक जो है राजनीति में रहे, जिसमें से 1 साल के लिए ये जेल में भी जाते हैं 1908 से 1909 तक। उसके बाद 1910 में जो है इन्होंने त्यागपत्र दिया था। तो इसके बाद जो इन्होंने 4 साल में अपने राजनीतिक विचार रखे, इन्होंने जनता के बारे में, राजनीति में क्या चल रहा है, इन सभी के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए। इन्हीं विचारों को हम पढ़ रहे हैं इनमें। तो मैं आपको पीछे वाले पॉइंट एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, और उसके बाद जो हमारे 2-3 पॉइंट्स बाकी हैं उनको हम डिटेल से देखते हैं। तो हमने पहला पॉइंट इनका देखा था कि अरविंद घोष द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे। कांग्रेस में जो उदारवादी नेता थे मोस्टली उनकी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि उदारवादी नेताओं को ब्रिटिश शासन पसंद था। वो भारत का विकास ब्रिटिश शासन के अंदर रहकर करना चाहते थे, जो कि अरविंद घोष को पसंद नहीं था, क्योंकि इन्हें पता था कि ब्रिटिश सरकार कभी भी भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठने देगी, कभी भी भारतीयों को तरक्की नहीं करने देगी। विदेशी शासन में रहकर भारत कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो, जबकि उदारवादी नेता जो थे वो अधिराज्य की मांग करते थे, डोमिनियन स्टेट, मतलब कि आधा राज्य भारतीयों का हो, आधा ब्रिटिश का, मतलब दोनों की पार्टनरशिप में जो है सरकार चले। जबकि अरविंद घोष जो वो पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे। और जो उदारवादी नेता थे उनमें जो है उच्च वर्ग के ही लोग शामिल थे, पढ़े लिखे इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, जबकि आम जन, साधारण जनता थी, उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी, ना ही उनका कोई भाग था, ना ही उनकी किन्हीं मांगों को सरकार के सामने रखा जाता था। और एक कारण था आलोचना करने का कि कांग्रेस ने अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रखा था कि हमें ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, या फिर ये चीज़ चाहिए, इस मांग की हमें ज़रूर ही पूर्ति करवानी है, ज़रूर ही ये मांग पूरी करवानी नहीं। बस मतलब कि इनके तरीके ऐसे ही थे जो कि अरविंद घोष को पसंद नहीं थे। और अरविंद घोष एक उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी नेता और उदारवादी नेता दोनों आपस में जो है टकराते थे। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे कांग्रेस में, इसलिए इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। फिर सेकंड पॉइंट हमने किया था, हमने इसमें कांग्रेस की आलोचना के पॉइंट्स पढ़े थे कि किन किन कारणों से की थी। फिर ये कर रहे हैं अंग्रेजी सरकार की आलोचना, ब्रिटिश शासन की आलोचना कर रहे थे, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता था कि अंग्रेजी सरकार कभी भी भारतीयों का भला नहीं चाहेगी, उनको तरक्की नहीं करने देगी, उनको विकास नहीं करने देगी, ना ही उनको अच्छे पदों पर कभी नौकरियाँ देगी। अगर नौकरियाँ दे भी देती दिखावे के लिए तो उनको अच्छी सैलरी नहीं देगी। इन्हीं कारणों से जो इन्होंने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया, और अंग्रेजी सरकार जो है भारतीयों का शोषण कर रही थी वो इन्हें दिखाई दे रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों का एकमात्र उद्देश्य था भारतीयों पर शासन करना, यहाँ की जनता का शोषण करना, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से व्यापार के माध्यम से अपने पैसे कमाना और उस धन को इंग्लैंड भेजना। तो अरविंद घोष को ये सारे के सारी सरकार की जो नीतियाँ थी वो सामने दिखाई दे रही थी, इसलिए इन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। इन्होंने समाचार पत्रों में लेखों के माध्यम से विरोध किया। फिर जब ये बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चला तो इन्होंने खुलेआम भी विरोध किया था, तो इन अंग्रेजी सरकार की आलोचना की। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, मतलब कि ये समाज में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को अपने समाज में स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए, उसे बोलने की, खाने की, जाने आने जाने, कहीं भी आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए। इन सभी की के पक्ष में थे कि जब तक मनुष्य स्वतंत्र नहीं होगा वह अपने देश के लिए कभी भी काम नहीं कर पाएगा। उसे हर प्रकार की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, आंतरिक भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे में डर नहीं होना चाहिए, उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भय या किसी भी मतलब बुराई का उसके अंदर वास नहीं होना चाहिए। उसे आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र रहना चाहिए और उसे बाहरी स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। वो किसी प्रकार के बंधन में रहकर जो है अपना समाज में जीवन व्यतीत ना करे। अगर वह स्वतंत्र होगा तभी वह देश को आज़ाद कराने में, देश के लिए कुछ अपना बलिदान देने में जो है सक्षम रह सकेगा। इनका ये मानना था, मतलब कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में इनका विश्वास था। कि कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उनकी खुलकर इन्होंने आलोचना की।
इन्होंने ब्रिटिश सरकार की भी सरेआम आलोचना की। आलोचना का अर्थ होता है विरोध करना, उनका मतलब कि उनकी बातों से सहमत ना होना। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि इनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार, कि अपने देश के बारे में इनके क्या विचार थे। तो ये राष्ट्रभगत थे, अपनी मातृभूमि से काफ़ी प्रेम करते थे और अपनी मातृभूमि, अपने भारत देश को जो ये आज़ाद देखना चाहते थे, ये गुलाम नहीं देख सकते थे। इसलिए जो इन्होंने अपनी तरफ से जो इनसे बन पड़ा, जो जितने भी ये प्रयास कर सकते थे देश को आज़ाद करवाने के लिए, इन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए योगदान दिया। इन्होंने देखो कि अपने देश को जो है माँ कहा, भारत माँ कहा, भारत की देवी है हमारी जो धरती है, और इसको जो मुक्त करवाना अंग्रेज़ों से या शोषण वर्ग से जो इसको मुक्त कराना हमारा क्या है, धर्म है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी जन्मभूमि को आज़ाद करवाएं, विदेशी शासन से हम इसे मुक्त करवाएं। और अब राष्ट्र का हित अच्छा, एक राष्ट्र जब आज़ाद होगा तो उसी भी जो है सभी व्यक्तियों का हित है, सभी व्यक्ति उसमें उन्नति कर पाएंगे। राष्ट्र के उत्थान और प्रगति में इन्होंने कहा कि व्यक्तियों का उत्थान और प्रगति भी राष्ट्र में ही शामिल है। जब तक राष्ट्र तरक्की नहीं करेगा तब तक उस देश का व्यक्ति भी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। इस पॉइंट में इन्होंने ये बताया था। नेक्स्ट हमने मानवतावाद संबंधी विचार पढ़ा कि मानवता में ये ज़्यादा विश्वास करते थे। ह्यूमनिलिज्म मतलब कि मानव की शक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि इनका दर्शन जो है वो आध्यात्मिक भी था। ये मतलब कि एक दूसरी भ्रम में विश्वास करते थे, ब्रह्मा में, आध्यात्मिकता में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास करते, इन सभी में इनका ज़्यादा विश्वास था। ये दर्शन शास्त्र के ज़्यादा झुकाव था इनका दर्शन शास्त्र की तरफ। तो अरविंद घोष जो मानवीय एकता पर बल देते हैं कि मनुष्य में है जो एकता होनी चाहिए, और जो है राष्ट्र के व्यक्तियों को ईश्वर का अंश मानते थे कि जो सभी राष्ट्र के व्यक्ति हैं वो एक ईश्वर का ही अंश है। संपूर्ण मानव जाति को इन्होंने ईश्वर का अंश माना कि संसार में, दुनिया में जो है जितने भी मनुष्य वो सारे के सारे एक ईश्वर के संतान हैं, एक ईश्वर के यहाँ से आए हैं। इसलिए जो है मनुष्यों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, उन्हें मानवता का निर्माण करना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो संसार की विभिन्न जातियां हैं और राज्य जो है आपस में राज्य लड़ते रहते हैं, जो जातियां हैं उनमें भेदभाव है, तो इन सभी को जो है, इन सब के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो बुराइयां चल रही हैं, उनको समाप्त होना चाहिए। और इनका सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि एक विश्व संघ की स्थापना करें, वर्ल्ड वाइड। तो मतलब कि जब तक सभी विश्व जो है आपस में मिलकर एक संघ बना लेंगे, अपनी कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे, कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, कुछ नियम बना लेंगे इन दुनिया को चलाने का, तभी जो है मानव की एकता स्थापित हो पाएगी। आपसी मानवों में, आपसी जो सभी मानव हैं उनमें प्रेम प्यार बढ़ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था स्वराज्य संबंधी। स्वराज्य, स्व का अर्थ होता है स्वयं का, राज्य मतलब राज्य, कि स्वयं का राज हो, अपने देश में स्वयं का राज हो। तो ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। जब तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं हो सकती। जबकि कांग्रेस के उदारवादी नेता थे वो पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में नहीं थे, मतलब कि पूरी तरह से अपना राज नहीं चाहते थे। वो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे और ब्रिटिश शासन के साथ साथ जो है अपने खुद भी सरकार में शामिल होना चाहते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश जो है वो, अंग्रेज जो है वो भारत में ही रहे और भारत में जो है भारतीयों के साथ मिलकर सरकार चलाए। उसके बाद स्वराज्य का मतलब यही है कि अपने देश का भला चाहना, अपने देश के बारे में, स्वयं के देश के बारे में खुद का राज होना, कि भारत अगर देश है तो उसमें भारतीयों का ही राज होना चाहिए, भारतीयों की ही पूर्ण रूप से सरकार होनी चाहिए, ना कि अंग्रेज़ों की। विदेशी शासन को ये अच्छा नहीं मानते थे, स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7th कि स्वराज्य प्राप्ति के साधन इन्होंने कौन कौन से बताए, कि अपना राज, देश में अपना राज लाने के लिए हमें कौन कौन से साधन, कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। साधन ये यातायात वाले नहीं, साधन का अर्थ है यहाँ पर तरीके, कि स्वराज्य प्राप्ति के कौन कौन से तरीके हमें अपनाने चाहिए। तो इन्होंने सशस्त्र विद्रोह कहा, निष्क्रिय प्रतिरोध। तो मैं आपको बता देती हूँ वैसे ही कि सशस्त्र विद्रोह मतलब कि विद्रोह के शस्त्र के साथ विद्रोह करो, कि अगर अंग्रेजी सरकार हिंसा कर रही है, अंग्रेजी सरकार भारतीयों के खिलाफ शस्त्र उठा रही है, तो उनको जवाब दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। उनके खिलाफ भारतीय लोगों को भी हिंसा करनी चाहिए, उन्हें भी अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र उठानी चाहिए। एक तो ये तरीका है कि हम स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब कि हर चीज़ की, अंग्रेजी सरकार की हर चीज़ का विरोध करना,
शांत रहकर हर चीज़ का विरोध करना, सरकार के साथ कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन की तरह ही मान लो ये, कि सरकार का किसी भी काम में सहयोग ना देना, ना ही तो उनके द्वारा बनाए गए माल को खरीदना, ना ही उनके द्वारा दी गई नौकरियों को ज्वाइन करना, ना ही उनकी दी गई सैलरी को प्राप्त करना, ना ही उनके दफ्तरों में काम करना, ना ही उनके द्वारा बनाए गए सरकारी कॉलेजों स्कूलों में दाखिला लेना, ना वहाँ पढ़ने के लिए जाना। मतलब कि पूरी तरह से टोटली सरकार के साथ सहयोग ना करें, अंग्रेज़ों को किसी भी प्रकार का योगदान ना दें, उनकी फैक्ट्री उनके कारखानों कहीं पर भी काम ना करें। भारतीय जो है इकट्ठे होकर मिलजुल कर जो है प्रतिरोध करें। निष्क्रिय मतलब शांत रहकर प्रतिरोध करते विरोध करना, शांत रहकर विरोध करना अंग्रेजी सरकार का, कि अगर हम अंग्रेजी सरकार को किसी भी काम में सहयोग नहीं देंगे तो ये एक तरफ से जो है उनका विरोध ही होगा, क्योंकि हम उनको कहीं भी हेल्प नहीं कर रहे, उनके दफ्तरों में काम नहीं कर रहे, उनके दिए गए किसी भी चीज़ को नहीं खरीद रहे, तो ये विरोध होगा। ये दो रास्ते हैं अगर हमें स्वराज्य प्राप्त करना है। अगर हम ये दोनों में से कोई भी रास्ता अपनाते हैं या फिर ज़रूरत पड़ने पर हमें दोनों ही रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं, अगर ये तरीके ये साधन हम अपनाएंगे तो हम अपने देश में स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं, अपने देश को आज़ाद करवा सकते हैं। तो पिछली क्लास में जो है हमने इन 7 पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था, तो मैंने आपको एक बार रिकॉल और करवा दिया है ताकि आपको ऊपर वाला याद रहे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8th जो पॉइंट था सामाजिक सुधार, कि राजनीति में रहकर इन्होंने समाज सुधार की भी बातें की अरविंद घोष ने, कि कांग्रेस की जो उदारवादी नेता है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर कम बल देते हैं जबकि सामाजिक सुधारों पर ज़्यादा बल देते हैं। उदारवादी नेता जो है वो राष्ट्र की स्वतंत्रता मतलब कि देश को आज़ाद कराने पर बल कम दे रहे हैं, जबकि समाज में जो सुधार हैं जैसे कि ये विधवा विवाह को रोकना, सती प्रथा को बंद करवाना, जनता की स्थिति में सुधार करवाना, उन्हें अधिकार दिलवाना, इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हमें इन चीज़ों की भीख अंग्रेजी सरकार से मांगनी ही क्यों पड़ी, हम पूरी तरह से स्वतंत्रता पर ही बल दे देते हैं ताकि हम देश को आज़ाद करा सकें और हम बाद में अपनी सरकार बनाकर अपने देश में अपनी जनता को अपने तरीके से अधिकार प्रदान करें, अपने देश में अपने तरीके से सुधार करें। तो उदारवादी नेताओं का तो ये था कि राष्ट्र की स्वतंत्रता पर मतलब देश को आज़ाद कराने पर कम बल दे रहे हैं जबकि समाज में सुधार कराने पर ज़्यादा बल दे रहे हैं। जबकि ये उदारवादी नहीं, ये आएगा उग्रवादी। यहाँ पर उग्रवादी नेता जो थे कि उग्रवादी नेता जिसमें कि अरविंद घोष शामिल थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जो विरोध करने वाले थे वो तो सामाजिक सुधारों पर बल दे रहे थे, जबकि उदारवादी नेता चाहते थे कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार कानून बनाए। बाय मिस्टेक कि ये हाँ उदारवादी ही आएगा, जबकि उग्रवादी नेताओं के विचार जो है नीचे दिए गए हैं। कि उदारवादी नेता चाहते थे कि देश को आज़ाद कराने पर बल नहीं बल्कि समाज में सुधार लाने पर बल दे रहे थे, समाज की बुराइयों को दूर करने पर बल दे रहे थे। जबकि जो उग्रवादी नेता थे जिसमें कि अरविंद घोष भी शामिल थे, बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये तीनों नेता शामिल थे। तो ये दे रहे थे समाज सुधारों की अपेक्षा या बजाय राष्ट्र स्वतंत्रता पर बल, कि देश को आज़ाद करवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब देश आज़ाद होगा, भारतीयों की सरकार बनेगी तो भारतीय अपने देश में अपने हिसाब से अपने तरीके से जो है जो भी समाज में सुधार लाना चाहते हैं वो आसानी से ला सकते हैं। हमें अंग्रेजी सरकार से इन सुधारों को करने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सिंपल सा है। सामाजिक सुधार के बारे में इनके विचार जो है उनमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे वो तो चाहते थे सामाजिक सुधारों पर ज़्यादा बल जबकि देश को आज़ाद कराने पर कम बल। जो उग्रवादी नेता थे वो देश को आज़ाद कराने पर ज़्यादा बल दे रहे थे जबकि सामाजिक सुधारों पर कम बल दे रहे थे। इतनी मतलब इन जो ये है जो है इसमें इतनी ही बात लिखी हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं आपको आसान तरीके से बता दिया। तो ये जो उग्रवादी नेता थे इनका मानना था कि जब राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएगा तो लोग स्वयं ही समाज में सुधार कर लेंगे। ये मैंने आपको बता भी दिया था। इनकी सोच ऐसी थी कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो लोग जो है अपने आप अपने में सुधार कर लेंगे। भारतीय सरकार जो है वो भारत के लोगों के लिए अपने आप सुधार के लिए कानून बना देगी, उन्हें शिक्षा प्रदान करेगी। उनका मानना था कि जब तक देश ब्रिटिश शासन की अधीनता से आज़ाद नहीं हो जाता तब तक सामाजिक सुधारों की कोई भी योजना जो वो सफल नहीं हो सकती, क्योंकि अंग्रेजी सरकार
को कोई मतलब नहीं है भारत में सुधार, उन्हें भारत के समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो भारतीयों के लिए अच्छी तरह से कानून नहीं बनाएगी समाज में सुधार लाने के लिए, इसलिए इन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पूंजीवाद का विरोध। लास्ट पॉइंट है ये अरविंद घोष के राजनीतिक विचारों में पूंजीवाद। ये पॉइंट हमारे पिछले जो थिंकर्स हमने किए थे उनमें भी आया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से वहाँ भी समझाया था। पूंजीवाद का अर्थ होता है कि जो धन होता है वो समाज के एक वर्ग के पास ज़्यादा है, जबकि दूसरे जो मतलब कि एक आप ये मान लो एक तबके के पास, एक वर्ग, एक जाति के पास जो है बहुत ज़्यादा धन है, वो ऐशो आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यर्थ में पैसा बहा रहे हैं समारोह करके, आयोजन करके, पार्टियां करके। जबकि एक वर्ग ऐसा है कि जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो वो होती है पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें कि पूंजी एक वर्ग के पास सीमित होकर रह जाती, जबकि दूसरे वर्ग तक वो पूंजी या धन वो पहुंच ही नहीं पाता, वो सुख का जीवन व्यतीत ही नहीं कर पाते। तो इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है कि अरविंद घोष ने पूंजीवाद विरोध वर्ड आएगा यहाँ पर, पूंजीवाद का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ के कारण ही भारतीय जनता का शोषण हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो ख़राब है। मतलब कि भारतीयों की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है भारत की वो ख़राब है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारत में व्यापार कर रही है। यहाँ के जो मजदूर हैं, श्रमिक, उनको नाम मात्र की जो है सैलरी देकर उनसे जो है ज़्यादा काम करवा रही है और ज़्यादा प्रॉफिट, और यहाँ से बना हुआ माल जो है वो इंग्लैंड भेजकर वहाँ पर काफ़ी मात्रा में धन कमा रही है। मतलब कि भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, इसलिए जो है इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिचुएशन जो वो भारत के काफ़ी ख़राब है पूंजीवाद के कारण। ये पूंजीवाद भारत में किसने स्थापित किया था? ये अंग्रेज़ों ने ही स्थापित किया था। अरविंद घोष ने इसी आधार पर कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की भी आलोचना की, क्योंकि यह नेता ब्रिटिश सरकार के पूंजीवादी नीतियों का खुलकर विरोध नहीं करते थे, जिसके कारण भारतीय श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो गई। कि जो पूंजीवादी नीतियां थी, जो उदारवादी कांग्रेस में नेता थे, शामिल थे, जो कि सरकार तक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, प्रस्तावों के माध्यम से, शिष्टमंडलों के माध्यम से अपनी मांगे मनवाते थे, वहाँ पर इन्होंने जो है अंग्रेजी सरकार की पूंजीवादी नीति जो अपना रखे थे अंग्रेज़ों ने, उसका कभी भी खुलकर विरोध नहीं किया। इसमें सुधार लाने के लिए कभी भी इन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की। इसीलिए जो है अरविंद घोष इन उदारवादी नेताओं का भी विरोध करते हैं और ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई पूंजीवादी व्यवस्था जो है इसका भी वो विरोध करते हैं। तो ये थे इनके राजनीतिक विचार। लास्ट में आता है निष्कर्ष, निचोड़, कि उपर्युक्त वर्णित सभी विचारों से पता चलता है कि अरविंद एक क्रांतिकारी विचारक थे, मतलब कि क्रांति के मार्ग पर चलने वाले थे। इसलिए वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के विचारों से सहमत नहीं थे। लेकिन बाद में जब अरविंद घोष ने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया और वे आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल पड़े, तो उनके राजनीतिक विचारों पर आध्यात्मिकता का रंग चढ़ गया। मतलब कि एक टाइम आया था जेल से आने के बाद कि जब जो है इनके जो साथी नेता थे, उग्रवादी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, ये भी जेल में थे, लाला लाजपत राय ये भी जेल में थे, विपिन चंद्र पाल ये भी जेल में थे। तो ये अकेले बाहर आए थे, तो इनके साथ देने वाला कोई भी नहीं था। और जब तक साथ ना हो तब तक एक व्यक्ति की जो है पुकार सरकार तक नहीं पहुंचती है। इसलिए जो इन्होंने खुद को अकेला महसूस किया, और क्योंकि उदारवादी नेताओं का ही वर्चस्व था वहाँ पर कांग्रेस में, ब्रिटिश सरकार भी उन्हीं नेताओं की छोटे मोटे मांगों को मान रही थी। इसलिए जो है इन्होंने 1910 ईस्वी में राजनीति से संन्यास ले लिया और ये पांडिचेरी चले गए थे। वहाँ इन्होंने अपना एक आश्रम खोला। ये अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं रहना चाहते थे, तो पांडिचेरी जो है उस समय फ्रांसीसियों के अधीन था, फ्रांस की सरकार के अधीन था, वहाँ फ्रांस की सरकार चलती थी। तो इसलिए ये पांडिचेरी चले गए और वहाँ इन्होंने अपना एक आश्रम स्थापित किया। वहाँ पर लोगों को शिक्षित किया, उनको ज्ञान प्रदान किया, उनको जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनमें राष्ट्रीय भावना जगाई। मतलब कि अपने सभाओं के द्वारा, अपने संगठनों के द्वारा अपने अनुयायी बनाए। इन्होंने अपनी सभाएं आयोजित की, जगह जगह जाकर प्रवचन दिए, अपने आश्रम में भी ये प्रवचन देते थे। और आध्यात्मिकता पर इन्होंने बल दिया कि मतलब कि अपनी आत्मा को पहचानो, अपने मन में शांति स्थापित करो, अपने मन की सुनो और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हारा शोषण ना कर सके, कोई तुम पर राज ना कर सके। तो ये थे इनके राजनीतिक विचार टोटल, जो कि हमने 10 पॉइंट्स में इनके राजनीतिक विचारों को कर लिया है। मैं एक बार पॉइंट्स आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। तो हमने इनके राजनीतिक विचारों में सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि अंग्रेजी सरकार की आलोचना। थर्ड पॉइंट में इन्होंने पढ़ा कि इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का बल दिया है, समर्थन किया है। फिर राष्ट्र के बारे में इनके क्या विचार थे, अपने देश के बारे में। फिर इनके मानवता के बारे में क्या विचार थे, क्योंकि मानव की एकता में विश्वास करते थे, विश्व संघ बनाने में विश्वास करते थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि स्वराज्य संबंधी विचार कि अपने देश में स्वयं का राज कैसे लाए, स्वयं का राज्य कैसे स्थापित करें, इसके बारे में इन्होंने विचार दिए। और विचार के बाद इन्होंने तरीके भी बताए कि हम स्वराज्य की जो प्राप्ति है वो किन किन तरीकों से, किन किन साधनों से कर सकते हैं, वो तरीके भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए। फिर हमारा नेक्स्ट था कि राजनीति में रहते रहते इन्होंने समाज के सुधार के बारे में अपने क्या थॉट दिए कि समाज में सुधार कैसे लाएं, समाज में सुधार ज़रूरी है या फिर राष्ट्र को आज़ाद कराना ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का भी विरोध किया कि जो है पूंजी जो है भारत में एक वर्ग के पास सिमट कर ना रहे, उसका जो है लाभ सभी लोगों को बराबर मिलना चाहिए, तभी देश की जो है स्थिति अच्छी हो पाएगी। गरीब वर्ग भी जो है वो भी थोड़ा अच्छे से खा पी पाएगा, वो भी अच्छे से काम कर पाएगा, वो भी अच्छे स्तर पर जीवन व्यतीत कर पाएगा। फिर हमने इसका निष्कर्ष पढ़ लिया, टोटल निचोड़ पढ़ लिया कि इनके राजनीतिक विचारों का पूरा निचोड़ क्या था, इनकी पूरी सोच का निचोड़ क्या था, कि ये क्या कहना चाहते थे अपने विचारों में। आई होप आपको राजनीतिक विचार जो है इनके अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, एक एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा खुलकर बताया है ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी आपको डाउट रहता तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर कर दूँगी। आई होप आपको इनके राजनीतिक विचार अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मैंने पिछली क्लास में भी जो है इनके कुछ राजनीतिक विचारों को करवा दिया था, बचे हुए को हमने आज कर लिया। और उससे पहले जो मेरी क्लास आई थी उसमें जो मैंने आपको इनको जीवन परिचय करा दिया था। इस प्रकार आज अरविंद घोष पर हमने 3 क्लासेज कर लिए, जिसमें हमने इनके जीवन परिचय को देखा एक क्लास में, बाकी 2 क्लास में जो है हमने इनके राजनीतिक विचारों को पढ़ा। तो अरविंद घोष का टॉपिक जो है वो आपका अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दिया मैंने। उम्मीद रहेगी कि आपको क्लास अच्छी लगती है। अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहिए कि हाँ मैम इस टॉपिक पे क्लास बना दो, ये हमें मुश्किल लग रहा है, इजी लैंग्वेज में पढ़ा दो, इजी लैंग्वेज में करवा दो, तो उसके लिए आप मुझे जो है प्लीज़ 2-3 दिन पहले, जब आपको क्लास चाहिए, आपको टॉपिक तैयार चाहिए, उससे 2-3 दिन पहले मुझे कमेंट करें, ताकि क्योंकि कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। एकदम से कोई भी अच्छी चीज़ अगर हम ला रहे हैं ना क्लास में, तो एकदम से तैयार नहीं होती, जगह जगह से कलेक्ट करके उसको ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी जो है अच्छे से क्लास बन पाती है आसान भाषा में। तो मुझे टाइम लगता है इसमें, इसलिए प्लीज़ आप मुझे पहले बता दिया करें। अगर आप अभी बताते हो कि ये इस टॉपिक पे बना दो और सुबह क्लास दे दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कई बच्चों का कमेंट आता है कि इस क्लास पे टॉपिक दे दो, इस टॉपिक पे जो हमें क्लास प्रोवाइड करा दो। बच्चे इतनी जल्दी कभी भी कंटेंट तैयार नहीं हो पाता, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आप मुझे पहले मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको उसके बाद जो है 1-2 दिन के बाद जितना मेरे से जल्दी पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू एवरीवन।